हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसलेशन। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए से आरएनए एमआरएनए बना लिया था, जिसको हम बोल रहे थे ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए से प्रोटीन बनाना है हमें, तो जो एमआरएनए है उससे प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि डीएनए से एमआरएनए जो बन रहा था वो कहां बन रहा था? न्यूक्लियस में। और ये एमआरएनए बनने के बाद न्यूक्लियस से ये एमआरएनए बाहर आता है। बाहर कहां? साइटोप्लाज्म में। और वहां पर ये जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो ये जो प्रोसेस होगी ये कहां होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब यदि ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन में जो जो चीज काम में आएंगी, जो जो कंपोनेंट्स काम में आएंगे, वो मैं एक तरफ लिख देता हूं, फिर उसके बाद हम प्रोसेस समझ लेंगे। तो क्या क्या चीज काम में आएंगी, कौन कौन से कंपोनेंट्स काम में आएंगे, यहां लिख देता हूं। कंपोनेंट्स, सबसे पहला तो हम बात कर रहे हैं इसकी एमआरएनए की, एमआरएनए। फिर बात करते हैं दूसरे नंबर पर होंगे, यदि प्रोटीन बना रहे हैं तो क्या चाहिए होगा हमारे? एमिनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है और एमिनो एसिड की एक चेन है, तो क्या चाहिए होगा? एमिनो एसिड। तीसरे नंबर पर यदि बात करते हैं तो टीआरएनए, टीआरएनए। चौथे नंबर पर यदि बात करें तो राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। पांचवें नंबर पर एंजाइम्स, यहां पर दो तरह के एंजाइम्स काम में आते हैं। एक होता है एमिनो एसाइल टीआरएनए ट्रांसफरेज, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ठीक है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। और दूसरा जो एंजाइम होगा वो होगा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, टीआई, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो ये जो दो एंजाइम है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज और दूसरा एंजाइम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स जो होंगे वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग होते हैं। देखिए, बाकी की सारी प्रोसेस सेम होगी, जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग होंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इनिशिएशन, इलोगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, तो तीनों जो हैं वो तीनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग होंगे। तो मैं इधर लिख रहा हूं प्रोकैरियोट्स, पीआरओ का मतलब है प्रोकैरियोट्स और ईयू का मतलब है यूकैरियोट्स। दोनों को मैं लाइन से अलग कर रहा हूं। पहला हम इनिशिएशन फैक्टर्स की बात करेंगे। फर्स्ट इनिशिएशन फैक्टर, पहला है इनिशिएशन फैक्टर। तो प्रोकैरियोट्स में तीन तरह के इनिशिएशन फैक्टर होंगे। आईएफ, आई का मतलब है इनिशिएशन और एफ का मतलब है फैक्टर। तो इसमें जो फैक्टर होंगे 1, 2 और 3, IF1, IF2, IF3, यानी कि IF इनिशिएशन फैक्टर 1 से लेकर 3 तक इसमें प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। अब आते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स के अंदर जो होंगे वो होंगे EIF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। या कहें तो E का मतलब है, E से मतलब है यूकैरियोट्स और IF का मतलब है इनिशिएशन फैक्टर। तो EIF 1 से लेकर 9 तक, 9 तक, ये 9 प्रकार के जो इसमें इनिशिएशन फैक्टर्स होंगे। अब बात करते हैं इलोंगेशन फैक्टर।
इसको बोलेंगे इलोंगेशन फैक्टर EF। EF जो होंगे वो प्रोकैरियोट्स में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है TU और एक होता है EFTS। TU और TS, आप एक ही चीज याद रखो, ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, EFTU और EFTS दो प्रकार के इलोंगेशन फैक्टर होंगे। यूकैरियोट्स की बात करते हैं हम, तो इसमें इलोंगेशन जो फैक्टर है वो है 1 और 2। कौन कौन सा है? 1 और 2, इलोंगेशन फैक्टर 1 और 2। अब तीसरी बात करते हैं हम, तीसरा है टर्मिनेशन फैक्टर्स, इनको बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर्स भी। तो इनको किससे डिनोट करेंगे? अच्छा, इसमें जो है इलोंगेशन फैक्टर स्मॉल ई भी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं हम। तो यहां पर क्या होगा, स्मॉल ई, फिर कैपिटल ई और एफ और 1 और 2, ये होगा। अब बात करते हैं टर्मिनेशन फैक्टर, या इनको बोलेंगे रिलीजिंग फैक्टर भी, आर से डिनोट करेंगे, RF। यहां होता है RF1 और RF2, यानी कि दो रिलीजिंग फैक्टर्स होंगे, जबकि यूकैरियोट्स में केवल एक रिलीजिंग फैक्टर होता है। तो ये जो रिलीजिंग फैक्टर या इनिशिएशन, इलोंगेशन और रिलीजिंग फैक्टर है, ये इस तरह से है, बहुत सिंपल है। प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, 1 से लेकर 3। यूकैरियोट्स में 1 से लेकर 9 तक होते हैं। यूकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर के आगे ई लग जाएगा, उनको डिनोट करने के लिए। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स ई से चालू होता है। इसी तरह से इलोंगेशन फैक्टर, ई फॉर इलोंगेशन और एफ फॉर फैक्टर। प्रोकैरियोट्स में TU और TS, जबकि इसमें 1 और 2। इसी तरह से रिलीजिंग फैक्टर 1 और 2, और इसमें सिर्फ 1 पाया जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेस की। बहुत सिंपल और आसान प्रोसेस है। सबसे पहला काम क्या होता है, जो हमारे पास एमिनो एसिड्स हैं उनका एक्टिवेशन होना और उनका फिर इसके साथ अटैचमेंट होना। पहला काम क्या है, एमिनो एसिड का एक्टिवेशन, और टीआरएनए जो है, कॉरस्पॉन्डिंग टीआरएनए, उससे संबंधित जो टीआरएनए है उसके साथ वह उसका अटैच होना। तो ये जो दोनों प्रोसेस है, एमिनो एसिड सबसे पहले क्या करता है, इनका एक्टिवेशन किसके द्वारा होता है, एटीपी के द्वारा। और यहां पर पायरोफॉस्फेट यानी कि 2 फास्फेट एटीपी से रिलीज हो जाते हैं, और एएमपी एमिनो एसिड एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। एएमपी कैपिटल में आएगा ये, एएमपी एमिनो एसिड। कोई भी एमिनो एसिड होगा तो सबसे पहले क्या होगा, उसका एटीपी के द्वारा एक्टिवेशन होगा, और इसमें पायरोफॉस्फेट या कहें तो 2 फास्फेट रिलीज हो जाते हैं और एएमपी एमिनो एसिड का निर्माण होता है। ये जो एएमपी एमिनो एसिड है, ये क्या है, टीआरएनए के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग टीआरएनए, जो भी संबंधित टीआरएनए उसके साथ अटैच होता है। और अटैच जब होगा तो क्या होगा कि जो एएमपी है, ये वाली एएमपी है, ये रिलीज हो जाती है, और इसको बोलते हैं एमिनो एसाइल टीआरएनए। ठीक है, ये जो एमिनो है, एमिनो एसिड, ये टीआरएनए के साथ अटैच हो जाएगा और इसको बोलेंगे एमिनो एसाइल टीआरएनए। अब इस समय ये जो टीआरएनए है, ये एक्टिवेटेड टीआरएनए है। इस टीआरएनए के साथ में एमिनो एसिड अटैच्ड है। और कहां अटैच होगा, यदि हम देखें तो हमने टीआरएनए की संरचना पढ़ी थी, वो लगभग इस तरह की संरचना थी। ठीक है, ये वाला जो एंड था, यहां पर
एमिनो एसिड अटैच होगा। ये वाली जो साइट्स थी ये कहला रही थी एंटीकोडोन। एंटीकोडोन साइट। और ये क्या करेंगी, ये जो एमआरएनए है उसको रीड करती है। एमआरएनए पे जो कोडोन है उसको ये रीड करेगी। तो यहां पर ये एमिनो एसिड अटैच्ड होगा। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या ले लिया, हमने ये वाला हिस्सा ले लिया। इसको ये चीज हमने ले लिया अभी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो टीआरएनए है ये अमीनो एसिड के साथ अटैच हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड प्रोसीजर की। सेकंड प्रोसीजर में क्या होगा कि हमारे पास ये एमआरएनए है। एमआरएनए न्यूक्लियस से निकलने के बाद सबसे पहले इसके साथ में जो स्मॉल सब यूनिट है, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है, वो इसको अटैच होती है। जैसे ही ये स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए के साथ अटैच होगी, ये एमआरएनए, इसका ये 3' एंड और ये 5' एंड, 5' एंड की तरफ ही अटैच होगी। ध्यान रखना, क्योंकि 5' एंड की तरफ ही हमारे पास क्या है, इनिशिएशन कोडोन है। कौन सा है, ए, यू और जी। अब क्या होता है, अब जो हमने एक्टिवेटेड टीआरएनए था हमारे पास, जो कि इस तरह से था, ये मान लेते हैं कि ये जो एक्टिवेटेड टीआरएनए है, वैसे मानने की जरूरत नहीं है, होता यही है कि सबसे पहला जो कोडोन होगा वो होगा एयूजी एमआरएनए पर, और इसके साथ जो अटैच होने वाला या इसको कोड करेगा वो जो प्रोटीन होगा वो मैथ्योनिन होगा। तो सबसे पहला क्या होगा कि जो टीआरएनए है वो मैथ्योनिन के साथ अटैच होगा, वो एक्टिवेटेड हो जाएगा, और उसके बाद ये जो एमआरएनए है इसके साथ जो इसकी स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम की, वो अटैच होगी। अटैच होने के साथ में जो एक्टिवेटेड टीआरएनए है वो एयूजी को रीड करता है और एंटीकोडोन के साथ ये जो है कॉम्प्लीमेंट्रीली बाइंड होता है। ये जब बाइंड हो जाएगा, इसके साथ में क्या होगा, ये जो लार्ज यूनिट है राइबोसोम की वो भी आकर अटैच हो जाती है। तो ये अटैच कब होगी, पहला काम क्या होगा कि स्मॉल यूनिट आ रही है, इसके साथ अटैच हो रही है, फिर उसके बाद मैथ्योनिन वाला जो टीआरएनए है वो आकर अटैच होगा। साथ ही साथ इस दौरान यहां पर जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं वो अटैच होते हैं। इनिशिएशन फैक्टर्स, सारे इनिशिएशन फैक्टर, यदि प्रोकैरियोट्स है तो 1 से 3 तक, और यदि यूकैरियोट्स है तो 1 से 9 तक इनिशिएशन फैक्टर यहां पर अटैच होंगे। ठीक है, और अटैच होने के साथ ही फिर ये जो है राइबोसोम की लार्ज यूनिट है वो आ जाती है। अब राइबोसोम में इस तरह से 2 ग्रूव होती हैं। इसको बोलते हैं पी साइट, और ये कहलाती है ए साइट। सबसे पहले जो एमिनो एसिड या टीआरएनए जो है वो अटैच होगा पी साइट पर, और ए साइट खाली रहती है। और जो आने वाला टीआरएनए है वो नेक्स्ट
नेक्स्ट जो ग्रूव होती है उसमें आने वाला टीआरएनए आकर जुड़ता है और ये कॉम्प्लीमेंट्रली या उसके जो है जो भी जो कोडोन होगा उसके साथ ये बाइंड करता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर यू था और इसके जो कोड करता है वो होता है फेनिल एलानिन। तो यहाँ पर हमने मेथियोनिन लिया या फेनिल एलानिन लिया। अब क्या होगा कि ये जो पूरी प्रोसेस है, अब ये इनिशिएशन फैक्टर्स जो हैं हट जाएंगे, इनिशिएट हो गया। अब आते हैं इलोंगेशन फैक्टर्स। अब यहां पर यदि प्रोकैरियोटिक है तो दो तरह के इलोंगेशन फैक्टर काम करेंगे, टीयू और टीएस, और यदि यूकैरियोटिक है तो 1 और 2 ये इलोंगेशन फैक्टर काम करेंगे। इलोंगेशन फैक्टर जैसे ही आएंगे ये क्या करते हैं, इसको पुश धक्का देते हैं। ये जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि राइबोसोम और टीआरएनए जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा, इस तरफ मूव करेगा। एमआरएनए स्थिर रहता है और पूरी की पूरी जो ये कॉम्प्लेक्स है वो इस तरफ से इधर की तरफ जो है मूव करेगी। तो मूव करेगी तो क्या होगा कि ये वाला जो है ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, और फिर जब ये जो है जगह खाली रह जाएगी। इलोंगेशन फैक्टर आने के बाद हमारे पास जो दूसरा एंजाइम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, ये काम में आता है। ये क्या करता है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, ये जो दोनों टीआरएनए से अटैच्ड एमिनो एसिड है उनके बीच में ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है। जैसे इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो ये जो है ये यहां से टीआरएनए से अलग हो जाएगा और ये इस तरफ इस तरह से ये जुड़ जाएगा। ये जो टीआरएनए है ये यहां से अब इलोंगेशन फैक्टर जैसे जुड़ेंगे तो उसके बाद क्या हुआ, पहले सबसे पहले पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज जो है उसने क्या किया कि दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनाया और टीआरएनए से ये पिछला वाला जो अमीनो एसिड है वो रिलीज हो जाता है और साथ ही साथ ये आगे की तरफ खिसकता है। पूरा जो यूनिट है, पूरी कॉम्प्लेक्स है, वो आगे की तरफ खिसकेगी, जिससे क्या होगा कि ये जो टीआरएनए है ये बाहर की तरफ आ जाएगा। ये जैसे इधर खिसकेगा तो ये क्या हुआ, टीआरएनए इधर आ जाएगा, ये वाला जो टीआरएनए ये यहां आ जाएगा और फिर वापस जो है जब ये खिसकेगा तो यहां पर क्या होगा, एक और नई सब यूनिट खाली वाली मौजूद होगी इस तरह से। मैं इसको रब करके बताता हूं। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो पी साइड थी, हमारा जो फेनिलएलानिन थी पहले यहां था, अब यहां खिसक गया, और जो एयूजी का जो मेथियोनिन था वो इससे रिलीज होकर इस पर अटैच हो गया। और इस वाली साइट है, ए साइट पर क्या हो रहा है, नया एमिनो एसिड जो टीआरएनए से अटैच्ड है वो आकर जुड़ गया, यानी कि नया टीआरएनए आकर जुड़ गया। वो टीआरएनए जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यू किसको कोड करेगा, फेनिलएलानिन को। सी किसको कोड करेगा, प्रोलिन को। तो इस तरह से जो कोडोन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए जो है आकर इस पर जुड़ेगा और ये जो है ये पूरी यूनिट है, ये वाली ये आगे खिसकेगी। अगली बार क्या होगा कि ये जो तीन वाले ये जो कोडोन है ये यहां आ जाएंगे, ये वाला यहां खिसक जाएगा और ये जो है बाहर की तरफ आ जाएगा और ये जो है आगे खिसक के यहां आ जाएगा। तो इस तरह से ये स्लाइड करता रहता है। कब तक स्लाइड करेगा अब ये, जब तक कि स्टॉप कोडोन नहीं आ जाते। कौन कौन से स्टॉप कोडोन, UAA, UGA और UAG। ये तीनों में से यदि कोई भी एक कोडोन आएगा वैसे ही इसको जो है सिग्नल मिलेगा और उस दौरान क्या होगा कि ये सारे रिलीजिंग फैक्टर हैं ये यहां आकर अटैच होंगे
और जैसे ही रिलीजिंग फैक्टर अटैच होंगे, ये जो पूरी की पूरी सब यूनिट है, ये जो यूनिट्स हैं, सब कॉम्प्लेक्स है, ये डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि लार्ज यूनिट जो है स्मॉल यूनिट से अलग हो जाएगी और जो पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो रिलीज हो जाएगी। अच्छा, दोनों जो हैं, जो भी एमिनो एसिड है, उनके बीच में जो बॉन्ड बना रहा है वो कौन सा एंजाइम बना रहा है? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। होता क्या है कि जो लार्ज यूनिट है उसमें 23S rRNA होता है। ये जो 23S rRNA है, ये क्या है? कैटालाइटिक एक्टिविटी दिखाता है, ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी दिखाता है, और इसी के कारण ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो इसकी जो एक्टिविटी होती है 23S RNA की एक्टिविटी होती है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज के समान होती है। ये जो पेप्टाइड जो बॉन्ड बना रहा है ये 23S RNA बना रहा है। इसीलिए ऐसे RNA जो कि कैटालाइटिक एक्टिविटी दिखाते हैं उनको हम बोलते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम, राइबो से मतलब है राइबोसोम और जाइम से मतलब है एंजाइम। तो ऐसे राइबोसोम जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी दिखाते हैं क्या कहलाते हैं? राइबोजाइम्स। ये ध्यान रखने, ये कई बार जो है कई तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। तो हमारे पास ये जो है पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वो हमारे पास मिल गई है। जो भी हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या है, बाद में पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के लिए चले जाती है, और उसका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के अंदर होता है। तो ये हमारा एक ट्रांसलेशन प्रोसेस था जिसके अंदर हमने ये जो है कंपोनेंट्स लिए थे, एमआरएनए, एमिनो एसिड, टीआरएनए, राइबोसोम्स, एंजाइम्स और फैक्टर्स। एंजाइम्स में एमिनो एसिड, टीआरएनए, सिंथेटेज था और पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज था। तो मैं समझता हूँ ये आपको पूरा जो है ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।